आप सभी का स्वागत है। Today is the 8th day of this training program. In last 7 days, you have come across many topics like aims and objectives, features of NCERT textbooks, differences between marigold and rainbow, challenges for teachers, students, and parents. Next, school readiness, development of skills, that is listening, speaking, reading, and writing, development of pronunciation, handling of teacher's page, handling of exercises. As the purpose of this training program is to make you familiar with the Marigold NCERT book class 1. इस तरीके से आप परिचित हो जाएं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से कि आपको वो पुस्तक अपनी परिचित, जानी, समझी हुई लगने लगे. So let's go back and recall what we have till now known in every session. First, we will talk about aims and objectives of the training program. As you all know, the aim and objective of this training program is to make you familiar with the module and with your marigold. जैसे कि aims and objectives marigold को लागू करने के लिए अलग से दिए गए हुए हैं. एक उद्देश्य है इसको लागू करने का, और उद्देश्य है कि आप इसको एक दूसरे ढंग से पढ़ाएं, क्योंकि अब तक हम लोग जो किताबी ढंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें हमने किताबी ज्ञान, लैंग्वेज स्किल्स, वर्ड्स, मीनिंग, सेंटेंसेस, ये सभी जाना, इसमें उस चीज से हट करके अलोंग विथ लैंग्वेज स्किल्स लाइफ स्किल्स की भी बात कही गई है. और इसलिए हमें एक डिफरेंट पैरामीटर की भी आवश्यकता है, जहां पे हम लाइफ स्किल के बारे में बच्चों के अंदर उनके गुणों को विकसित कर सकें, जैसे सेंस ऑफ एप्रिसिएशन, सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग, मॉरल वैल्यूज. इस प्रकार के गुणों का भी विकास कर उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने का भी हमारा उद्देश्य है. और इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति आपकी मैरीगोल्ड भली भांति करती है, और इसी उद्देश्य से इस प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया है और इस ट्रेनिंग मॉड्यूल का भी विकास किया गया है कि आप जब तब अपने टीचिंग लर्निंग के दौरान इस मॉड्यूल को देख सकें और इसके बारे में जान सकें. इसलिए हमारा ये उद्देश्य है. ये इस उद्देश्य के साथ हम इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है. एक इसमें बिंदु और है, एम हमारा है, वो है लैंग्वेज एक्विजिशन का, जो हमें एक एक्विजिशन का माहौल बनाना है अपने बच्चों के लिए, ना कि लर्निंग वाला एक्विजिशन, जहां पे बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप बच्चों में लैंग्वेज को विकसित कर सकते हैं, बच्चा लैंग्वेज सीख सकता है, ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाना है. और कम्युनिकेशन स्किल, जो कि हमारे बच्चे बीइंग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज, दैट इज अवर इंग्लिश, जिसकी हम बात कर रहे हैं. इस भविष्य के उनकी इस नीड को हम अभी से उनके अंदर विकसित करने लगे, जिससे बड़े होकर के वो अपने इस कम्युनिकेशन स्किल में महारत हासिल कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें, whether they are in society or in their working place or in their schools and colleges, where they can be good enough in their communication in the target language, that is English we are talking. This is one of the most important aim and objectives of this training program and introducing Marigold in class 1.
Now, what are the features of NCERT textbook? This is very good. That the feature, as you all know, हम सब जान चुके हैं, बार बार इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसकी चर्चा हो रही है कि मैरीगोल्ड में बहुत सरल, बहुत आसान ढंग से, रोचक ढंग से टेक्स्ट को प्रेजेंट किया गया है। बच्चों को जिसमें रुचि पैदा होगी ऐसा टेक्स्ट प्रेजेंट किया गया है। ऐसे शब्दों का चयन है पाठों में जो हमारे बच्चे भली भांति जिससे परिचित हैं, उन्हें बिल्कुल अलग शब्द नहीं लगेंगे, वो इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग टेक्स्ट में है। टीचर्स पेज है जो ओवरऑल एक गाइड है हमारे टीचर्स के लिए, आप सब के लिए, कि अगर आप कुछ भी ना करें, सिर्फ टीचर्स पेज को फॉलो करें तो शायद प्रत्येक यूनिट को पढ़ाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि इसकी एक्सरसाइजेस, जैसे अभी एम्स में हमने डिस्कस किया कि हमारा एम था कि लैंग्वेज स्किल से हट करके बच्चों में इमेजिनेशन, क्रिएशन, इनोवेशन, जजमेंट, रीजनिंग, ये सभी चीजें डेवलप करनी है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग अलग हेड्स में अलग अलग एक्सरसाइजेस दी गई हैं इस टेक्स्ट बुक्स में, जिसके माध्यम से हम लाइफ स्किल भी बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, so that they can be attracted towards the particular language. Now we will talk about what is difference between Marigold and Rainbow. जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी रेनबो बेसिक इंग्लिश के लिए थी, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज था, वेयर वी वेर अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड अस, नेम्स ऑफ फ्लावर्स, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, simple conversation in Kalrav. Instead of rainbow, it is Kalrav. Sorry, I got something wrong in my mind. Rainbow is from class 3. It is Kalrav in class 1. So Kalrav is a combined textbook of 3 books: Hindi, Maths, and English. So this is what. And Marigold, whereas in comparison to Kalrav, in Marigold we have long texts, लेकिन आप long text से बिल्कुल डरिए मत, वो सारे ऐसे संदर्भ हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग है जो हमसे बहुत भली भांति परिचित हैं, जैसे रंगों के नाम, shapes, colors, fruits, vegetables, ball, big, small, short, tall, far, near, pre-number concepts हैं, colors हैं, vegetables हैं, fruits हैं, social things as school, family, home, all these things are in our textbook. Now we will talk about challenges. Challenges for the teachers, for students, and for parents. As all in that session, you were told that there is no role of parents and our students, because there is no exposure of the target language to the parents as well as to the students. The whole responsibility is for the teachers. और टीचर आप सब भी, मेरा ये अनुरोध है कि इन शब्दों से घबराएं नहीं, जिम्मेदारी आपकी है। कलरव आप चलते फिरते पढ़ाते थे, आपके लिए पढ़ाना बाएं हाथ का खेल था, लेकिन थोड़ा मैरीगोल्ड क्या होगा, मैरीगोल्ड आपके दाहिने हाथ का खेल हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यही करना होगा ना। तो अगर थोड़ी सी आप तैयारी कर लेंगे तो शायद मैरीगोल्ड भी उतनी ही आसान हो जाएगी जितनी कि कलरव। यही आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। अदरवाइज देयर इज नो चैलेंज व्हेन द स्टूडेंट्स आर रेडी टू टेक, जैसा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल रेडीनेस। आपको अपने बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करना है, लेने के लिए तैयार करना है। यही प्रोग्राम है हमारा 40 डेज का, एक प्रकार से ब्रिज कोर्स टाइप की चीजें हैं इसमें, जो बच्चों को स्कूल के प्रति अपनापन, किताब के प्रति अपनापन और विद्यालय की रूटीन से जुड़ने की एक प्रक्रिया है। जैसे उसमें बताया गया था कि आप बच्चों को
उनके रीजनल लैंग्वेज में बात करें, उनकी बोलचाल में बात करें, उनसे नाम पूछे, पिता का नाम पूछे, माता का नाम पूछे, स्कूल की बिल्डिंग की सैर कराएं उन्हें, स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम, हैंड पंप, इन सब चीजों से परिचित कराएं। तो इस प्रकार उन्हें लगेगा कि अच्छा ये तो मेरी ही जगह है। जिस दिन मेंटली बच्चा प्रिपेयर हो जाएगा उस दिन शायद उसे सीखने की प्रक्रिया में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो सीखने के लिए, लेने के लिए तैयार हो चुका है। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है कि विद इन दीज 40 days you have to make your child for receiving, लेने के लिए उसे तैयार करना है। Now it is up to you how you are going to make them ready to receive, with politeness, with humbleness, with your behavior. Make them feel that you are their teacher, you are like their mother, you are like your elder sister, brother. Like this you have to feel, and you have to give this feeling. इस प्रकार का एक भाव आप बच्चों के अंदर पैदा करेंगे, तब उन्हें स्कूल आने से डर नहीं लगेगा, पढ़ाई के नाम से डर नहीं लगेगा, इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश विषय से डर नहीं लगेगा। यह आपको स्कूल रेडीनेस में करना है। The next topic was development of skills, that is listening, speaking, reading and writing. इस सत्र में आपको इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनके तरीके बताए गए और विभिन्न प्रकार के आपको एक्टिविटीज बताई गई थी, खेल बताए गए थे, लैंग्वेज गेम्स बताए गए थे कि आप कैसे बहुत आसानी से भाषा को, बच्चों को सुनकर समझने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट रीडिंग एंड राइटिंग ग्रेजुअली यू हैव टू डेवलप। खेल खेल में भी, जैसे मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ का याद है कि हम लोग खेल में खेलते थे, स्किपिंग करते थे, तो वहां पे हम लोग एक पोयम बोलते थे कि आप सुनिए इसको कैसे, और इसको आप यूज कर सकते हैं बच्चों के साथ खेल में। आई लाइक कॉफी, आई लाइक टी, आई लाइक संवेदना टू प्ले विथ मी, कम कम कम। अगेन फिर वो बच्चा आएगा, जो खेल आपने प्रमोट कर रहे हैं उस खेल को खेल करके फिर वो अपनी जगह पर जा सकता है। Again, then you can ask, then you can say, I like coffee, I like tea, I like Sandeep to play with me, come, come, come. इससे क्या हो रहा है, बच्चा बोल रहा है और एक सेंटेंस फॉर्म हो रहा है उसका, I like, जो उसे भविष्य में बहुत काम आएगा। ये पैटर्न I like 2 शब्दों का सेंटेंस है। कितने शब्दों का? 2। पहला एक अक्षर है और दूसरे में 4 अक्षर हैं। तो आई लाइक फ्रूट, आई लाइक वेजिटेबल, आई लाइक कलर्स, आई लाइक शर्ट, आई लाइक पैंट्स टू वेयर। मतलब इस प्रकार के आप ग्रेजुअली उसके सेंटेंसेस को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। यही सुनाया, यही बोला, एंड ग्रेजुअली आप इसको रीडिंग के लिए प्रमोट कर सकते हैं, राइटिंग के लिए प्रमोट कर सकते हैं। एंड द सेंटेंस इज फॉर्म एंड यू हैव डेवलप्ड अ कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन। आपने उसके लिए एक एक्सप्रेशन आपने डेवलप कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप लैंग्वेज स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। एक छोटा सा सेंटेंस पैटर्न लीजिए, जैसे आई हैव, 2 शब्दों का पैटर्न है आई हैव। I have a mobile, 3 हो गया। I have a mobile, I have a pen, I have a book, I have a notebook, I have a bag, I have a pencil box। इस तरीके से आप वोकैबुलरी, शब्दकोश भी बढ़ा रहे हैं, शब्दों का भंडार भी कर रहे हैं और बच्चों को एक सेंटेंस, 3 शब्दों का एक वाक्य फॉर्म कर रहे हैं। I have a, आर्टिकल अ, लेटर ए, लेटर क्यों ए बोलेंगे, ए बी सी, और आर्टिकल क्या बोला जाता है, अ बोला जाता है। आई हैव अ। तो आपने एक सेंटेंस पैटर्न के साथ आपने कई शब्दों को सिखा दिया। तो इस तरीके से आप लिसनिंग स्पीकिंग की प्रैक्टिस एक्टिविटीज के थ्रू, गेम्स के थ्रू, लैंग्वेज गेम्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं।
Now again we are talking about pronunciation. सुन करके, भाषा ज्यादातर सुन करके ही सीखी जाती है। जैसा आप सुनेंगे वैसा आप बोलेंगे, जैसा आप पढ़ेंगे वैसा आप लिखेंगे, ठीक है। तो लिसनिंग कैसी होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए। पढ़ करके प्रोनाउंसिएशन कभी डेवलप नहीं होता है, सुन करके ही प्रोनाउंसिएशन डेवलप होता है, और या रीडिंग अलाउड से प्रोनाउंसिएशन डेवलप होता है, स्पीच हैबिट डेवलप होती है। तो प्रोनाउंसिएशन के सेशन में आप लोगों को लेटर्स बताए गए कि 26 लेटर्स हैं, 44 साउंड्स हैं, और उस 44 साउंड्स में 24 आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, 12 वॉवेल साउंड हैं और 8 डिफ्थॉन्ग्स हैं। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं कि थोड़ा हमें साउंड्स का डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए। अगर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं तो यू विल मिस अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन सेड, गलत समझ लेंगे। सपोज मैं एक दो सेंटेंस बोल रही हूं एंड व्हाट यू हैव अंडरस्टूड यू गिव मी द रिव्यू। आप मुझे चैट बॉक्स में रिव्यू दे सकते हैं कि एक सेंटेंस, दो सेंटेंस मैं बोल रही हूं, sheep are grazing in the field, sheep are grazing in the field. What's the difference I'm talking about? मैं किस प्रकार के अंतर की बात कर रही हूं? अभी हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर के सेशन में देखेंगे कि what I have told you here. अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर ले रहे हैं तो you have understood what I am talking about, और कौन सा कॉन्टेक्स्ट हमारा सही है, कौन सा शब्द हमारा सही है। ओनली डिस्क्रिमिनेटिंग सिंगल साउंड, सिंगल साउंड को डिस्क्रिमिनेट कर करके हम जान सकते हैं कि हमने कहाँ क्या कॉन्टेक्स्ट समझा है, कौन सा हमारा सही कॉन्टेक्स्ट। अगर हम सही डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो कब इम्पोर्टेंट हो जाता है और रिडिकुलस सिचुएशन हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड्स बहुत जरूरी है, और ये होता है हमारे प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के डेवलपमेंट से। तो हमारा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसके लिए आप लोग डिक्शनरीज देखें, न्यूज सुने, टीवी न्यूज सुने, रेडियो इंग्लिश न्यूज सुने, सो दैट एंड फोकस ऑन ओनली लिसनिंग। बिल्कुल लिसनिंग पे फोकस करिए, तभी आप अपने अंदर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को विकसित कर सकते हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन टोल्ड इन द सेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन। हैंडलिंग ऑफ टीचर्स पेज, इसमें आपने जाना कि टीचर्स पेज का उद्देश्य क्या है, इसके पर्पस क्या है, और उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं कि अपार्ट फ्रॉम दैट अवेयरनेस भी आपको उसमें दिया गया है कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर चाइल्ड अवेयर ऑफ द लाइफ स्किल्स और द सोशल वैल्यूज। वैल्यूज की भी बात कही है, प्रोनाउंसिएशन की बात कही गई है, स्किल्स की बात कही गई है, अब एक्सपोजर की बात कही गई है। सो मेनी थिंग्स आर सेड एंड द मेन एम ऑफ द यूनिट इज गिवन इन दिस टीचर्स पेज। टीचर्स पेज में आपका पहला पैरा जो है वो आपको एम बताता है कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस यूनिट, व्हाई दिस यूनिट इज देयर एंड व्हाट थिंग इज गिवन इन दैट यूनिट। Handling of exercises. Yesterday you came to know how we are going to handle the exercises. You are supposed to handle the exercises. What are the purpose? What are the objectives of these exercises? Now we will come to today's topic. This is what we have gone through within these 7 days. और शायद आप सबको याद भी आ गया होगा, एक बार हमने अपनी मेमोरीज पे थोड़ा सा जोर दिया और चीजों को रिकॉल किया, एंड नाउ आई थिंक सो वी कैन प्रोसीड फर्दर विद टुडेज टॉपिक, दैट इज टीचिंग ऑफ प्रोज लेसन। नाउ लिसन टू दिस वीडियो एंड नो हाउ वी आर going to teach a prose lesson, what's the purpose of a prose lesson or a story when we are teaching in a class.
everyone. In this session, we will talk about teaching of prose. जैसा आप सब जानते हैं कि किसी भी भाषा शिक्षण के 4 घटक होते हैं: प्रोज, पोइट्री, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। और सभी घटक का उद्देश्य होता है बच्चों में भाषाई कौशल को विकसित करना। इस सत्र में हम लोग प्रोज टीचिंग की बात करेंगे। प्रोज टीचिंग के मुख्य उद्देश्य होते हैं टू डेवलप प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण से उच्चारण का विकास करना बच्चों के अंदर, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, शब्दकोश को विकसित करना, कॉम्प्रिहेंशन, समझ या अधिगम को विकसित करना। लास्ट इज ग्रामर पॉइंट, ग्रामर के बिंदुओं को कैसे हम अपने बच्चों के अंदर विकसित कर सकते हैं जिससे कि वह एक करेक्ट वाक्य या सही वाक्य का प्रयोग दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकें और अपनी बोलचाल की भाषा में भी सही वाक्यों का प्रयोग कर सकें। नाउ क्वेश्चन arises, how to achieve these objectives? For the pronunciation, we are supposed to develop through drills, through practice, reading aloud. But at this stage, the stage we are talking about, the class 1, the child cannot read aloud, so we will give practice through drills and exercises. Now comes how to develop vocabulary. Vocabulary can be developed through words, using in sentences, and playing games of words like Antakshari, chain word, word ladder. These are the games through which we can develop vocabulary in our children. Comprehension, अधिगम या समझ, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ करके समझने की क्षमता को बच्चे के अंदर कैसे विकसित किया जा सकता है, इसके लिए हम छोटे छोटे हिंदी या सिंपल इंग्लिश में वाक्य पूछें जिससे कि हमारा बच्चा समझ करके उत्तर दे सके। कठिन शब्दों को हम बताएं, उसका अर्थ बताएं हिंदी में या उसकी बोलचाल की भाषा में। यहाँ तक कि अगर कठिन शब्द है तो हम उसे रीजनल लैंग्वेज में भी बता सकते हैं। इस तरीके से हम कॉम्प्रिहेंशन या समझने की विधा को बच्चे के अंदर विकसित कर सकते हैं। ग्रामर पॉइंट का विकास हम प्रैक्टिस के थ्रू, किसी भी सेंटेंस पैटर्न की प्रैक्टिस बार बार कराने पे, एक ही कॉन्टेक्स्ट में कराने से हम फिक्स कर सकते हैं उस सेंटेंस पैटर्न को। जैसे आई लिव इन इलाहाबाद, I live in Varanasi, I live in Gujarat, so on like this. I live in. We are practicing this simple structure, I live in. And this is how a child can be able to use that I live in my village, I live in my city. So these kinds of sentences can help the child use the structure in their daily life. इस लेवल पे, जिस लेवल के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए ऊपर कहे गए ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य पूर्णतः अचीव नहीं किए जा सकते हैं, या हम कह लें कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा उनका प्रोनाउंसिएशन कंप्लीटली परफेक्टली डेवलप कर पाना 100% और वोकैबुलरी 100% डेवलप कर पाना। ग्रेजुअली वी विल डेवलप एज अवर चिल्ड्रन, दे आर कंप्लीटली रॉ एट दिस लेवल। वो बिल्कुल हमारी टारगेट भाषा इंग्लिश जिसकी हम बात कर रहे हैं वह इससे बिल्कुल परिचित नहीं है। वो कुछ शब्द जो अपने आसपास की दिनचर्या में सुनते हैं उसका प्रयोग जानते हैं, उससे वो भली भांति परिचित हैं, परंतु उसके शब्द या उसकी स्पेलिंग उससे परिचित नहीं है। शायद शब्द को देख करके वो नहीं पहचान पाएंगे कि इसी शब्द को मैं बोलता हूँ, क्योंकि वो स्पेलिंग या शब्द लिखे हुए प्रिंट से वाकिफ नहीं है, परिचित नहीं है। जैसे बॉल, बैट, शर्ट, पैंट, पेन, पेंसिल,
कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वो अपने घर की बोलचाल की भाषा में भी सुनते या खेलने में प्रयोग करते हैं। तो इस स्तर पे जो हम बात करना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि हमें लैंग्वेज स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। जैसा आप सब जानते हैं कि भाषाई कौशल 4 हैं: LSR, W, listening, speaking, reading and writing. At this level, our most of focus is on 2 primary skills, that is listening and speaking. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है आपको NCERT मेरी गोल्ड जो आगामी सत्र में लागू हो रही है उसको पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना। इस मेरी गोल्ड में कुल 10 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट में एक पोइट्री और एक प्रोज लेसन है। प्रोज लेसन वी कैन से दैट स्टोरीज। अब यूनिट 6 तक हमारा टोटल फोकस लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने पर है। ओरल स्किल्स कंप्लीटली ओरल, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रीडिंग। After unit 6, there is focus on reading words and then sentences. Gradually we are moving to small sentences to big sentences. इस तरीके से इस प्रशिक्षण के उद्देश्य पूर्णतः स्किल पर निर्भर है, जैसा कि पाठ चाहे पोएट्री का हो या प्रोज का हो, दोनों इस प्रकार से दिए गए हैं कि बच्चे इंजॉय कर सकें, इंगेज हो सकें, इन्वॉल्व होकर के इंटरेस्टिंग मैनर में अपनी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकें, इस टारगेट लैंग्वेज को जिसकी हम बात कर रहे हैं। थैंक यू। अभी आपने इस वीडियो में जाना कि प्रोज पढ़ाने के उद्देश्य क्या है। प्रोज कोई भी भाषाई कौशल जब पढ़ाई जाती है तो उसको पढ़ाने के 4 तरीके हैं: प्रोज, पोइट्री, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। ये 4 घटक होते हैं और प्रोज का भी उद्देश्य यही है। और सभी, चाहे हम पोएम पढ़ाएं उसमें भी हम शब्द पढ़ा रहे हैं, समझ बढ़ने की, अधिगम डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम प्रोज की भी, जब प्रोज पढ़ाने की हम बात कर रहे हैं तो भी हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे 4 उद्देश्य हैं कि प्रोनाउंसिएशन डेवलप हो, रीडिंग अलाउड डेवलप हो जिससे कि स्पीच हैबिट डेवलप हो सके, कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हो, वोकैबुलरी डेवलप हो एंड करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस डेवलप हो सके। हम इसकी बात प्रोज के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे जब प्रोज पढ़ते हैं, जब रीडिंग करता है बच्चा, तो बोलने में तो थोड़ा इधर उधर के वाक्य चल जाते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ समझ में आ गई बातें, तो थोड़ी चीजें ओवरलुक हो जाती हैं। But when we are talking about reading or the text, that reading and of a text forms the correct formation of a sentence, that is our grammar. तो हम ग्रामर के माध्यम से हम सही वाक्यों का निर्माण सीखते हैं या बच्चों में विकसित करते हैं। ये 4 उद्देश्य हैं हमारे प्रोज के। Now let's listen to another video to know about further the prose teaching. मॉड्यूल में प्रोज लेसन का जो डेमोन्स्ट्रेशन लेसन दिया गया है, ये मॉडल लेसन प्लान नहीं है। एक प्रकार से नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग के लिए प्लान दिया गया है। पूरे लेसन को 6 to 7 डेज में डिवाइड किया है। जैसा कि आप डे 1 से डे 6 तक ग्रेजुअली आप प्रोसीड करेंगे। यू कैन टेक 1 पैराग्राफ टू टीच and with exercises, with activities and other things including class and outside activities also. You are supposed to teach the lesson gradually, involving the children so that they can easily
develop the language. Our purpose is not only to teach. जैसा कि पहले हम सब भी करते आए हैं ये सारी चीजें कि हम क्लास में गए, हमने रीडिंग अलाउड किया, बच्चों से पढ़वा लिया, क्वेश्चन आंसर्स किए, एक्सरसाइजेस की, एंड द लेसन इज कंप्लीटेड. बट नाउ as Marigold is providing more than a textbook. आप चाहे उसकी एक्सरसाइजेस देखिए, चाहे लेसन्स को आप देखेंगे, आप पाएंगे कि बियॉन्ड इमेजिनेशन थिंग्स आर देयर इन दिस टेक्स्ट बुक, जो बच्चों में अवेयरनेस भी दे रहा है, इमेजिनेशन भी डेवलप कर रहा है, थिंकिंग कैपेसिटी भी डेवलप कर रहा है, एंड मोर देन दिस समवेयर डेवलपिंग द सेंस ऑफ रीजनिंग ऑल्सो. जहां इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व हों तो उसमें हमें जरूरत है कि हम दूसरे पैरामीटर पे अपने कक्षा शिक्षण करें, जिससे उस दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति भी हम कर सकें. तो बिफोर स्टार्टिंग विथ माय डेमोन्स्ट्रेशन लेसन, आई वुड लाइक टू डिस्कस द स्टेप्स ऑफ टीचिंग प्रोज. सर्वप्रथम हमें करना चाहिए कि हम पाठ का इंट्रोडक्शन करें. पाठ को इंट्रोड्यूस करने के बहुत से तरीके हैं और आप विभिन्न तरीकों से करते हुए होंगे, चित्रों के माध्यम से, रियल ऑब्जेक्ट दिखा करके, बातचीत के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर पूछ करके, या फिर पैरेलल जैसी कहानी बुक में दी गई है वैसी कोई कहानी हिंदी में या वो कविता हिंदी में सुना करके आप पाठ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. और कोशिश ये रहे कि हमारा जो इंट्रोडक्शन हो वो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड हो. जो भी हम क्वेश्चन पूछें तो वो हमारा प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होना चाहिए कि वो ये चीज जानते होंगे. इसके आगे हम नया कंस्ट्रक्शन, नई अपनी बिल्डिंग डेवलप कर सकते हैं, बिल्डिंग ऑफ नॉलेज वो हम विकसित कर सकते हैं. ऐसा सोच करके, यह उद्देश्य रख करके दिमाग में आप प्रीवियस नॉलेज पर बच्चों से क्वेश्चन पूछें, बातचीत करें, चित्र दिखाएं, जिससे वो फेमिलियर हो. स्टेटमेंट ऑफ एम, ये स्टेप हमें उस चीज को बताने के लिए होता है कि हम क्या क्लास में करने वाले हैं. जैसे इस डेमोन्स्ट्रेशन लेसन को मैं द थ्री लिटिल पिग्स की बात करूंगी, स्टोरी को पढ़ेंगे, तो आई कैन से दैट टुडे वी विल रीड द स्टोरी Three Little Pigs. The third step is reading aloud with explanation and repetition of sentences by the children. You are supposed to read the passage aloud and you can ask the children to repeat the sentence after you, and you can explain them, give the meaning of difficult words as well as explain the sentence through translation method, and you can give the meaning of the whole passage. The next step is drill and exposition of difficult words. We are supposed to drill the difficult words and give exposition or explain the words through different devices and techniques. Devices may be picture, using in sentences, giving synonyms, antonyms, or giving Hindi meaning also. You can explain the difficult words. But at this level, the class 1 and in the beginning units, you are supposed to give completely Hindi meaning along with some words, very easy words or meaning in English you can give. Then comes comprehension question. When you have read the passage aloud, children have repeated it, and you have explained the difficult words and the sentences and the passage, you can ask very simple questions. Questions may be in Hindi or English, both. छोटे छोटे आप प्रश्न हिंदी में भी पूछ सकते हैं, and you can encourage the children to give answer in Hindi. Gradually, when they are able to answer in Hindi, you can ask them to give answer in English, or you can help them in answering the question in English through repetition, through practice.
And then comes language practice. Language practice is mostly for practice of grammar points. What grammar point is frequently used in the lesson or in the passage. As the whole demonstration lesson is divided into 7 days, and you are supposed to teach or take one passage per day. So according to the passage, you can lift the grammar points and give practice to the children by using them in sentences. In substitution table form, you can use or frame sentences. The most important step is reading aloud by the students. जैसा कि हम सब ऐसा ही करते हैं कि हम क्लास में गए, हमने बच्चों को खड़ा किया और कहा कि आप पढ़ो। बच्चा जो उसे आता है वो पढ़ता तो है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि बच्चा उसे सही पढ़ रहा है, समझकर पढ़ रहा है? क्या कभी हमने सोचा कि बच्चा पढ़ता तो है, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है? समझ के पढ़ रहा है या बीच बीच में शब्दों को छोड़ के पढ़ रहा है, या फिर ऐसे जो शब्द समझ में आते हैं बस उतना ही पढ़ता जाता है? तो एक प्रकार से रीडिंग अलाउड इज नॉट प्रॉपरली डन बाय द चिल्ड्रन व्हेन दे आर आस्क्ड टू रीड in the beginning without knowing the meaning, without knowing the pronunciation of the difficult words, without knowing the meaning of the difficult words. That's why this step should be the last step of your classroom. When you have explained the lesson, when you have explained the difficult words, when you have drilled the difficult words, and when the children are familiar with the context, meaning wise, gist wise, then they are supposed to read aloud, and this reading aloud will develop speech habit in the children. This is how the reading aloud is helpful in developing speech habit also. And the last step is assignment. The kind of assignment we are supposed to give to our children, that should be familiar to them. वह उससे पहले से परिचित होना चाहिए कि उन्हें करना क्या है। तो असाइनमेंट देने से पहले उस कार्य को एक बार ब्लैक बोर्ड पर आप लिख करके बच्चों को अवश्य समझाएं, उसको रिपीट करवा लें, जिससे कि बच्चा आसानी से घर में जाकर के उस कार्य को पूर्ण करके आपके पास दूसरे दिन आ सके। So these are the steps of teaching prose. Here one thing is noticeable, that silent reading is skipped. क्यों? ऐसा क्यों है? हाँ, सही कह रहे हैं कि इस स्तर पे आपका बच्चा साइलेंट रीडिंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो आपकी गाइडेंस में रीडिंग अलाउड कर सकता है, बट साइलेंट रीडिंग नहीं कर सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यूनिट 6 तक हम रीडिंग अलाउड की बात ही नहीं कर रहे हैं, ओनली रिपीटिशन की बात कर रहे हैं। रीडिंग अलाउड इन सेंस दैट इज द रिपीटिशन आफ्टर द टीचर. Don't forget that we are not talking about reading aloud by the students individually. They are supposed to read and repeat the sentence along with the teacher and in the guidance of the teacher. Thank you. जैसा आपने इस वीडियो में सुना कि इस वीडियो में टीचिंग ऑफ प्रोज के स्टेप्स बताए गए हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि आप सब भली भांति परिचित हैं स्टेप्स से, तो नया इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देने की चीजें हैं कि हम उन चीजों को कहीं स्किप ना करें, बस इसलिए यह डिस्कशन इसमें किया गया है। नाउ लेट्स लिसन टू अनदर वीडियो एंड नो अबाउट टीचिंग ऑफ प्रोज।
Now we will go with the demonstration of lesson Three Little Pigs. Before starting with the demonstration, let's discuss the learning outcomes of this lesson. The children will be able to enjoy the story is one of the most important learning outcome. They will learn the names of animals in their surroundings, able to identify the animals and their homes. जानवरों के घरों के बारे में जानेंगे कि वो किस प्रकार के घर में रहते हैं और कहाँ रहते हैं। विभिन्न प्रकार के घर को वो समझ सकेंगे और किस मटेरियल से बने हुए हैं, जैसे झोपड़ी है, छप्पर है तो घास फूस से बनता है, सरपत से बनता है, बांस से बनता है। इस प्रकार की चीजों को बच्चे जानेंगे और समझेंगे। एंड दे एबल टू अंडरस्टैंड द बिग एंड स्मॉल, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड हैवी, छोटा बड़ा, कमजोर मजबूत, हल्का भारी आदि के कॉन्सेप्ट को वो समझ सकेंगे। एबल टू अंडरस्टैंड द मॉरल वैल्यू, गुड एंड बैड, बिल्ड द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद सहायता करने की भावना उनमें विकसित होगी। नंबर एंड नंबर नेम्स from 1 to 10 they will learn, and they'll be able to express themselves in their mother tongue. हिंदी में अपना परिचय दे सकेंगे, छोटे छोटे वाक्यों में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम जैसे वो बता सकेंगे। शब्दकोश उनका बढ़ेगा, शब्दकोश का भंडारण होगा, जैसे कि सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, हफ एंड पफ, स्ट्रॉ, ब्रेक, ऐसे ऐसे शब्द जो उनके डेली रूटीन में शामिल हो सकते हैं। एंड दे विल बी एबल टू फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शंस इन देयर स्कूल टाइम, एज मे आई कम इन, मे आई गो आउट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन दे मे बी एबल टू फॉलो। प्रीवियस नॉलेज, बच्चे पूर्व में क्या चीज जानते हैं, इस पर भी हमारा शिक्षण निर्भर करता है। जैसे कि इस पाठ को पढ़ाने से पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे किन चीजों से परिचित हैं। जैसे कि वो अपने आसपास पाए जाने वाले जानवरों के हिंदी नाम से परिचित हैं, वह उनके चित्र को देख के पहचान सकते हैं, और वे विभिन्न प्रकार के घर जैसे छप्पर, मड़हा, झोपड़ी, पक्का मकान, कच्चा मकान आदि प्रकार के मकानों को वो देख करके पहचान सकते हैं और जानते भी हैं उसके बारे में। Now, what is the objective of teaching this first passage of the lesson? कि हमें बच्चों को इंग्लिश नेम्स ऑफ एनिमल्स बताने हैं, along with the names they know or the animals they know. और जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो घर तो जानते हैं किन चीजों से बना हुआ है, लेकिन उन शब्दों को अंग्रेजी में नहीं जानते हैं। वे मट्टी बता सकते हैं, लकड़ी बता सकते हैं, ईंट बता सकते हैं, पुआल बता सकते हैं। हमें उनके इंग्लिश नेम्स जैसे पुआल को स्ट्रॉ, लकड़ी को स्टिक्स, ईंट को ब्रिक्स, मिट्टी को मड आदि नामों से उन्हें परिचित कराना है। और पहला पैराग्राफ इस पाठ का हमें बच्चों को पढ़ाना है, और इस पहले पैराग्राफ में जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा ग्रामर पॉइंट है, वो है आई लिव इन। सो यूज ऑफ आई लिव इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट as well as the context given in the passage we are supposed to teach. Let's start our classroom teaching. सबसे पहले हम लेसन को इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस करने के लिए we can show the picture of dog, cat, goat, cow and ask the children what do they see in the picture. बच्चे उन जानवरों के चित्र देख करके कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय आदि बताएंगे। हमें उन्हें
उसका अंग्रेजी नाम देना है कि yes, you are right. These are dog, cat, goat, cow. Then gradually introduce the pic of pigs. सुअर का चित्र आप बच्चों को दिखाएं और पूछें कि यह क्या है। बच्चे हो सकता है इंग्लिश नाम ना बताएं, आपको हिंदी नाम बताएंगे। हिंदी नाम को आप उन्हें अंग्रेजी शब्द दें कि यस पिग, दिस इज अ पिग। एक पिग के साथ आप 2-3 पिग्स की पिक्चर दिखाएं एंड देन से कि दीज आर पिग्स, ये सब सुअर के चित्र हैं। सो एक से ज्यादा सुअर हो गए, एक से ज्यादा पिग हो गए तो क्या कहेंगे? पिग्स बोलेंगे। और ये कहाँ रहते हैं? यू कैन आस्क देम कि ये आपके घरों के आसपास पाए जाते हैं, बहुत से लोग इसको पालते भी हैं। फिर आप जब बच्चा पिग्स से परिचित हो गया तो आप वुल्फ का फ्लैश कार्ड में या पिक्चर चार्ट पेपर पे आप दिखाएं और बच्चों से पूछें कि व्हाट इज दिस, क्या इस जानवर को आपने देखा है कहीं? तो बच्चे आपको यही उत्तर देंगे कि नहीं, हमने नहीं देखा है। यस, यू आर राइट। बच्चों को शाबाशी दीजिए कि हाँ, ये हमारे घरों के आसपास नहीं पाया जाता है, ये जंगल में पाया जाता है और इसको भेड़िया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भेड़िया कहते हैं। उल्फ को भेड़िया कहते हैं और ये जंगल में पाया जाता है। इस तरीके से आपने लेसन में आने वाले जानवर पिग्स, उल्फ को आपने इंट्रोड्यूस किया, परिचित कराया। अब आप कई बार रिपीट कर सकते हैं पिग्स एंड उल्फ की रिपीटिशन करा करके आप बच्चों से इस शब्द को एकदम फॉर्म, उसका प्रोनाउंसिएशन उनके अंदर डेवलप कर लीजिए, जिससे कि जब वो बार बार बोले या पढ़े उसमें जो है बच्चों को लगे कि हाँ, ये हमें आता है और ये मैं जानता हूँ। अब आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि आप लोग कहाँ रहते हैं, किस प्रकार के घरों में रहते हैं, वो घर किस चीज से बने हुए हैं। तो बच्चे हो सकता है सभी बताएंगे कि हम घर में रहते हैं, हम अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। तो आप बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि वो घर किस चीज से बने हुए हैं। प्रत्येक बच्चे को मौका दीजिए बताने के लिए। बातचीत के दौरान इनसे पूछिए कि वो किस चीज के बने हुए घर में रहते हैं। तो वो आपको बताएंगे कि वो मिट्टी के घर में रहते हैं, पक्के घर में रहते हैं, या जिस तरीके के भी घर में वे रहते हैं बच्चे बताएंगे। इससे आपका इंटरेक्शन जो बच्चों का है वो डेवलप हो रहा है, एक रैपो बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट डेवलप हो रहा है। बातचीत से आप क्लास की आधी, लेसन का आधा आपने बच्चों को बातचीत के माध्यम से समझा दिया है। अब आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि आपका विद्यालय किस चीज से बना हुआ है। स्कूल इज मेड अप ऑफ व्हाट? तो हो सकता है बहुत से बच्चे बता सकते हैं कि ये ईंटा है, ईंट है, ये बालू है, ये सीमेंट से बनता है। बहुत से बच्चे नहीं भी बताएंगे, तो आप उन्हें वो नाम दे सकते हैं कि यस, द स्कूल इज मेड ऑफ ब्रिक, सैंड एंड सीमेंट। बच्चे हर तरीके की गतिविधियों में बराबर की सहभागिता रखेंगे। देखिए और यह प्रयास करिए कि प्रत्येक बच्चा आपके इंटरेक्शन में प्रतिभाग करे, उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब आप एक गतिविधि भी करा सकते हैं जिससे बच्चे बहुत इंजॉय करके खेल खेल में करना चाहेंगे कि आप एक बड़े कार्डबोर्ड पर चौक से आप घर बना दीजिए और उसमें बच्चों से कहिए कि एक घर में 2 कार्डबोर्ड पे बनाइएगा, एक पे वो घास चिपकाने के लिए कहिए, स्ट्रॉ चिपकाने के लिए कहिए, दूसरे कार्डबोर्ड के घर पर आप उनको स्टिक्स चिपकाने के लिए कहें। इस एक्टिविटी को कराएं, बच्चा खुश होकर के इसमें प्रतिभाग करेगा और उसे कुछ और करने की जिज्ञासा भी विकसित होगी। एक बार जब बच्चों का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है, यू कैन गिव योर स्टेटमेंट ऑफ एम। टुडे वी विल रीड a lesson, 3 Little Pigs, and now you can read
the sentence of the first para as once there were 3 little pigs, Sonu, Monu and Gonu. एक बार की बात है, 3 छोटे सुअर थे, सोनू, मोनू और गोनू. सोनू lived in a house of straw. सोनू घास फूस के बने घर में रहता था. सोनू कहाँ रहता था? घास फूस के बने हुए घर में रहता था. मोनू lived in a house of sticks. मोनू लकड़ी से बने घर में रहता था. गोनू lived in a house of bricks. गोनू ईंट से बने घर में रहता था. ईंट, अभी बताए ईंट को क्या कहेंगे इंग्लिश में? bricks. Yes, very good. Bricks. Repeat after me. Bricks. So, Gonu lived in the house made of bricks. अब मैं पढ़ूंगी और आप मेरे पीछे इन वाक्यों को दोहराएं. Once there were 3 little pigs, Sonu, Monu and Gonu. Sonu lived in a house of straw. Monu lived in a house of sticks and Gonu lived in a house of bricks. जैसा कि हम देख रहे हैं, इस पैसेज में live in स्ट्रक्चर बहुत प्रॉम्प्टली यूज हुआ है. तो इस स्ट्रक्चर को हमने अपने बच्चों के अंदर स्टैब्लिश करना है. तो इसका हम सेंटेंस में प्रयोग करके बता सकते हैं कि सोनू lived in a house of straw, Monu lived in a house of sticks, Gonu lived in a house of bricks. लेकिन you Rahul live in house of straw, you Preet, you live in the house of mud. Yes, you live in. Live in means रहते हैं. We live in the house. We live in a house. इस तरीके से आप लिव इन का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग करके बच्चों को स्ट्रक्चर को सिखा सकते हैं. इसको हिंदी में भी आप बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें अपनी मातृभाषा में आजादी दे सकते हैं कि वो अपनी बात को कह सके. असाइनमेंट, आपको असाइनमेंट देने की जरूरत अगर आपको लगती है तो आप असाइनमेंट दीजिए कि बच्चे पिक बनाए, पिक्चर बनाए, वुल्फ की पिक्चर बनाए अपनी कॉपी में. दे विल फील इंटरेस्टिंग, उन्हें अच्छा लगेगा. या वो घर बनाए अपनी कॉपी में, अलग अलग तरीके के अपनी कॉपीज में घर बनाए और कलर करें. इस तरीके की एक एक्टिविटी आप दे करके बच्चों को करने के लिए कहें. अंत में आप यह देख लें कि आपके क्या बच्चों ने स्ट्रॉ, ब्रिक, स्टिक्स, पिग्स, वुल्फ ये बोलना क्या सीख लिया है. क्या उन्हें ये सही शब्द का उच्चारण आ गया है? यह जानने के लिए आप एक बार फिर से उन्हें शब्दों को रिपीट करा सकते हैं या उन्हें बोलने के लिए कहें. आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना सीखा है और क्या आपको और मेहनत करनी है सिखाने के लिए. यह डेमोन्स्ट्रेशन लेसन 7 दिनों में डिवाइडेड है. प्रत्येक दिन एक पैसेज आपको पढ़ाना है. पैसेज को पढ़ाने से पहले हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानें कि वो क्या जानते हैं. उसके आधार पर हमारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस बने या हम अपनी चीजों को इंट्रोड्यूस करें. जैसे कि अब आपने पहले एक पैसेज पढ़ा दिया है तो उसके बाद सेकेंड डे जब आप पढ़ाना शुरू करें तो आप प्रीवियस पैसेज पे क्वेश्चंस या उनसे उस पे चर्चा कर सकते हैं कि जैसे कितने पिग्स थे, उनके क्या नाम थे, वो किस चीज से बने मकान में रहते थे. तो इस तरीके से उन्हें पैसेज भी उनका रिकैपिचुलेट हो जाएगा, उन्हें पुनः याद आ जाएगा और आप कहानी को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं. तो पूरे लेसन को 5 दिनों में डिवाइड किया हुआ है जिससे कि आप शब्दों को एक्सप्लेन करते हुए, क्वेश्चन आंसर्स पूछते हुए आप
पूरे लेसन को 5 दिन में पढ़ाएं विद एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस। 6th and 7th डे के लिए हमने, क्योंकि एक्सरसाइजेस में नंबर एंड नंबर नेम्स दिए गए हैं, तो 6th डे हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप द नंबर्स एंड द नंबर नेम्स इन योर स्टूडेंट्स, इसके लिए एक पोएम दी गई हुई है। आप उसी पोएम के थ्रू आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या आप पैरेलल कोई दूसरी पोएम जिसे आप उचित समझें उससे आप सिखा करके बच्चों में नंबर्स, काउंटिंग्स डेवलप कर सकते हैं। 7th डे क्योंकि एक एक्सरसाइज दी गई हुई है कि द एनिमल्स एंड देयर होम्स, तो क्योंकि बच्चे बहुत से जानवरों से परिचित हैं, सराउंडिंग्स में अपने जानते हैं, और कुछ आपके द्वारा पाठ के दौरान नए जानवरों के बारे में भी उन्होंने सुना है, जाना है, तो उसके लिए आप प्रत्येक बच्चों को जानवरों के फ्लैश कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करें और क्लास के फर्श पर आप पॉन्ड, जंगल और घर बना करके छोड़ दें, और प्रत्येक बच्चों से कहें कि उनके पास जिस जानवर की पिक्चर है उसके अनुसार वो कहाँ रहता है, उस जगह आकर के वो बच्चा खड़ा हो जाए। सपोज किसी के पास काऊ है, तो काऊ कहाँ रहती है? घर में रहती है, तो वो बच्चा घर के पास आके खड़ा हो जाएगा। देन यू कैन आस्क द चाइल्ड टू टेल द नेम। यदि वो नाम इंग्लिश में बताता है, वेल एंड गुड, नहीं तो हिंदी में भी बताता है, तो उसे जरूर मोटिवेट करें, उसके लिए क्लैपिंग करवाएं, और इस तरीके से प्रत्येक बच्चों को चांस दें कि वो अपने पास जिसका चित्र है उसके अनुसार वो अपनी जगह को चूज करें और इस गेम को खेलें। इस तरीके से खेल खेल में बच्चों को इंगेज करते हुए और उनको इन्वॉल्व करते हुए पूरी लेसन की टीचिंग करें, एक्सरसाइजेस करवाएं, और आप पाएंगे कि बच्चों में रुचि पैदा होगी इंग्लिश के प्रति, और सीखने और पढ़ने में सहज महसूस करेंगे। थैंक यू।